इकोनॉमिक्स। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर है। जैसा कि हम अपना पूरा DFCCIL का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे, और आपको एक एक क्लास इसमें मिलेगी और बिल्कुल डीप में और बिल्कुल बेसिक से जाके हम लोग अपने कंसेप्ट को उठा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने अपना इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स देखा था। अगर आपने वाली क्लासेस नहीं देखी हैं अभी तक तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन लिंक में हम लोग लिंक भी देंगे, और उसके बाद में आप प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचे कैसे, और इकोनॉमिक्स का बेसिकली जो हमारा डिफरेंस है माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में वो क्या चीज़ है। क्योंकि कुछ कुछ मैं देखता हूँ कि बैचेस लॉन्च करते हैं लोग और उनसे सिर्फ डेफिनेशंस बताते हैं, ठीक है, तो बेसिक्स नहीं बता रहे। तो हम इसमें बिल्कुल अपना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम निश्चिंत होके, ठीक है, बिल्कुल एक ही चीज़ कवर करेंगे। कुछ बच्चे नीचे कमेंट भी कर रहे थे कि सर मार्केटिंग भी या कोई एक और भी सब्जेक्ट इस सब में लॉन्च कीजिए। तो देखो भाई, बात ऐसा है कि हमारे पास ना टाइम हो जाता है, बिल्कुल 4 मंथ्स का टाइम है एग्जाम तक। ठीक है, हम लोग विद इन 2 मंथ्स से पूरा अपना कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जुलाई 15 तक तो हमारा पूरा सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं एक और आपके साथ में सब्जेक्ट लॉन्च कर दूँ, आप उसको भी पढ़ो इसको भी पढ़ो, तो इससे अच्छा मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि एक ही क्लास आ रही है या हम इकोनॉमिक्स और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो आप ऐसा करो कि जो हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाला है उस वाले एग्जाम में, ठीक है, GA आने वाला है और जनरल साइंस जो आने वाली है, तो आप उसके लिए साइड बाय साइड लाइन पढ़ते रहिए। और इस वाले चैनल से हमारे एकदम निश्चिंत होकर इकोनॉमिक्स का भी बैच पूरा देखो, फिर हम लोग मार्केटिंग पे आएंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूरा का पूरा अपना लॉन्च करेंगे। और ऐसा नहीं सोचना कि मतलब अभी तो ये हो रहा है फिर इस समय कभी छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे आज ही जुड़ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इसका नाम कॉमर्स एक्सेस है, ठीक है, और शेयर भी करो जितना ज़्यादा ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। अब हम देखते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को करने के लिए, तो अब उनके आंसर्स हम लोग अपने चेक कर लेते हैं कि कितने आंसर सही थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि माइक्रो एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स था किसने टर्म्स इनको डिफाइन किया। तो एडम स्मिथ हमारे जो है ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। पॉलो सैमुएल्सन ने हमारे जो हमारी इसकी इकोनॉमिक्स की सबसे वाइडर एक डेफिनेशन दी। तो इसका जो आंसर है रैगनर एंटन केटल फ्रिश। ठीक है, इनको इस चीज़ के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1969 में। तो इन्होंने थ्योरम 1933 में दिया था। तो इसका आंसर बी है, रैगनर एंटन केटल फ्रिश। तो पेपर में कई बार रैगनर फ्रिश पूछ सकता है, तो आप लोग घबराना नहीं, रैगनर फ्रिश ये एक ही है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछता है कि कौन सी इनमें से सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है। हमने पढ़ा था कि हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं। एक है सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस है हमारी। फिर हमने पढ़ा था हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी थी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये भी थी। फॉर वाई टू प्रोड्यूस, ठीक है, ऐसे हमारे पास में कोई भी सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स नहीं है। तो हमको हमारा जो इसका आंसर गलत है वो कौन सा है, सी। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमने बताया था कि माइक्रो एंड मैक्रो किस तरीके से अलग है, प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ इंट्रोडक्शन। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। तो माइक्रो हमारी जो होती है वो छोटे लेवल पे काम करती है, मैक्रो जो होती है हमारी वर्ल्ड लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे आके पूरी इंडिया के लिए काम करती है। तो डिसइक्विलिब्रियम इन द BOP, तो ये मैक्रो का एक पार्ट है। ठीक, फिर हमारी आती है कि कौन सी इकोनॉमिक्स की ऐसी ब्रांच है जो प्राइस थ्योरी भी कहलाती है। तो हमने पढ़ा था कि माइक्रो एंड मैक्रो में दोनों थ्योरीज अलग अलग होती हैं। तो जो हमारी प्राइस थ्योरी है वो कौन सी है, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं। ठीक है, और अगर आप मुझे कमेंट करके नीचे बताओगे कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हम लोग क्या और कहते हैं, इस वाली ब्रांच का मतलब क्या और नाम है, जैसे माइक्रो का प्राइस थ्योरी है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैंने एक और क्लास में क्वेश्चन दिए थे, मतलब उसका कंबाइंड किया इसमें, तो इसी वाली क्लास में कंबाइंड किया, बाकी मैं एक ही क्लास में आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले क्या है कि अगर कभी भी अर्थक्वेक आता है, या अर्थक्वेक मैंने आपको बताया था PPC कर रहे हैं, अगर नेचुरल क्लाइमेटिस आती है या हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो हमारे जो PPC कर रहे हैं उसमें कैसा शिफ्ट आएगा। ठीक है, तो जब मैंने आपको इसमें ये भी चीज़ बताई थी याद करने के लिए कि जब भी कोई अच्छी चीज़ है तो वो राइट की तरफ जाएगी, कोई भी बुरी चीज़ है तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ भाई, बुरा हुआ है ना। अर्थक्वेक आया, नेचुरल क्लाइमेटिस आई, रिसोर्सेज हमारे बर्बाद हो गए, या जैसे कोरोना ही चल रहा है, तो कोरोना क्या अच्छा है या बुरा है, बुरा ही है ना। तो किस तरफ शिफ्ट होगा इसमें PPC कर, हमारा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो हमारे इसका आंसर क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। लेफ्टवर्ड या फिर इनवर्ड भी शिफ्ट हम इसमें कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया और करवाया भी नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद से भी सोचो। तो इसमें क्या होता है, हमारा लैंड का हमारा क्या मतलब हो गया, जो ज़मीन, फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। लेबर जो हमको चाहिए,
ठीक है, किसी भी काम करवाने के लिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। और अब पहले क्या होता था ना कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये 3 चीज़ें ही होती थी। लेकिन अभी क्या होता है ना, रिसेंट टाइम में जिस हिसाब से हम देखते हैं इतना ज़्यादा हमारा स्कोप बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो इसमें इंटरप्रेन्योरल, इसका मतलब होता है कि उद्यमशीलता, तो ये भी एक नई चीज़ ऐड हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ई, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग नीचे जाते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द एग्रीगेट डिमांड। मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इंडिया लेवल पे। तो एग्रीगेट का मतलब होता है पूरी एक साथ मिलाई हुई, जुड़ी हुई डिमांड। तो ये क्या होगा हमारा इसका आंसर? इसका हमारा आंसर होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ द पीपीसी? पीपीसी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है पीपीसी। ठीक है, शेप याद करो, और उसके जो कर्व्स हैं, राइट वर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, वो चीज़ याद करो। ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारा, व्हाट इज द शेप ऑफ द पीपीसी? तो इसका आंसर हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ई, बोथ ए एंड बी। अब ये तो हमने अपने सारे क्वेश्चंस देख लिए। अब आपने किए होंगे तो आप प्लीज़ इसे मैच करिए क्वेश्चन अपने। अब हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसकी आज हमारी क्लास है। तो हुआ क्या कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, आप मार्केट में जाते हो, आप कुछ भी सामान लेके आते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको उस रियल में सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली। किस तरीके से पता करोगे आपको कि आपको सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली? ठीक है, तो इसी के लिए कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट आए, जिन्होंने कहा कि हम अपनी कुछ ऐसी थ्योरीज देते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप ये चीज़ पता कर सकते हो कि भाई आपको सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली। कितनी अजीब सी बात है ना कि आपको ऐसा लगे कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली। ये मैं एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी से पता करूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपकी रियल लाइफ पे काम करती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो इससे पता लगाएंगे कि, और आप इकोनॉमिस्ट नहीं, आप ये पता लगाओ कि आपको इससे कुछ भी तरीके की कोई भी सेटिस्फेक्शन मिली है या नहीं मिली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले आती है हमारी कार्डिनल अप्रोच आई। ठीक है, चलो पहले कंज्यूमर को डिफाइन करते हैं। कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन from spending his income on various goods and services with given prices। ठीक है, तो ये कहता है कंज्यूमर एक वो यूनिट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में उसको यूनिट यूज़ करेंगे। कंज्यूमर एक ऐसी यूनिट है जो अपना पैसा तो देता है, बट बदले में वो ये चीज़ चाहता है कि उसको फुल सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब उसको अपने पूरा अंदर तक ये रहे कि भैया मैंने जो पैसे दिए थे, आज मुझे उस चीज़ से मज़ा आ गया। मतलब आप मार्केट में कुछ भी मानो ओरियो खरीदने गए, आपने कहा भैया 10 वाला ओरियो देना, उसने इतना सा ओरियो दे दिया। आपने कहा 30 वाला देना, उसने इतना बड़ा दे दिया। ठीक है, लेकिन आपका जो सेटिस्फेक्शन था वो क्या उससे पूरा होगा? ओरियो का कई बार सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा लो रहता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसके मीम्स वगैरह ही बनता है, आप लोग देखते रहते होंगे। तो ओरियो का सेटिस्फेक्शन लेवल कम है, क्योंकि उसका जितना हम प्राइस दे रहे हैं, कंज्यूमर सोचता है कि अरे प्राइस तो मैंने ज़्यादा दे दी, पर ओरियो की पैकेट बहुत छोटी आई। उसी तरीके से लेस में क्या होता है कि आप 20 रुपये वाली पैकेट खरीदी, बट उसमें हवा 10 रुपये की और 10 रुपये का लेस है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या हुआ? लो हुआ, बट फिर भी हम खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें स्टेटस की बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी यहाँ ले लो, तो हम देखते हैं आगे। तो क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो ये विलिंग करता है कि मैं अपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज लूँ, बट उसके बदले जो मैं अपना पैसा दे रहा हूँ, उस पर जो मैं अपने इनकम की जो स्पेंडिंग जो कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक है, आप कोई भी चीज़ खरीदोगे तो इसीलिए खरीदोगे ना कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर में किस तरीके से 2 थ्योरीज आई। तो सबसे पहले अप्रोच आई कार्डिनल और एक आई ऑर्डिनल। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच हमारी ये कहती है कि ये मार्शल एंड जो हमारे फिगू थे, तो वो लेके आए, मार्शल एंड फिगू। तो ये इनके ऑथर्स हैं इस अप्रोच के, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के। तो इन्होंने कहा कि भाई हम किसी भी सेटिस्फेक्शन को काउंट कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम लोग काउंट कर सकते हैं, बट क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में काउंट कर सके किसी भी चीज़ को? कि हमको मेरे फेवरेट जैसे छोले भटूरे, ठीक है, छोले भटूरे पर्सनली मेरे फेवरेट है, तो क्या जैसे छोले भटूरे मेरे फेवरेट हैं, अब छोले भटूरे खा के मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये इकोनॉमिस्ट मुझे कैसे बताएगा? और मैं कैसे देखूंगा भाई कि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला? क्या मुझे इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल सकता हूँ? नहीं। तो इसने क्या कहा, फिर हमारे आते हैं अदर इकोनॉमिस्ट जो आते हैं हमारे, तो वो लोग क्या कहते हैं, वो हमारे आते हैं एजवर्थ एंड हिक्स जो थे, ठीक है, वो लेके आए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर में काउंट कर सको। तो एजवर्थ एंड हिक्स ने कहा कि हम एक सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग दे सकते हैं
कि आपको कितना खा के आया, बहुत मज़ा आया, 1 लेवल का मज़ा आया, 2 लेवल का मज़ा आया, मतलब ऐसे कुछ रैंकिंग दे सकते हैं, बट हम उसको कभी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि मतलब हिग्स क्या थ्योरीज लेके आए और फिर किस तरीके से फिगू एंड मार्शल ने क्या थ्योरीज दी, तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट ये चीज़ याद करिए, कार्डिनल जो है हमारा, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को प्रेजेंट करता है, अन ऑर्डिनल रैंकिंग को। घबराना नहीं, आगे बताएंगे किस तरीके से। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है क्लास में बिल्कुल कि अरे ये क्या बोल दिया सर ने, ऐसा नहीं है। ठीक है, कार्डिनल भी डिफाइन करेंगे, ऑर्डिनल अप्रोच भी डिफाइन करेंगे। तो दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस में आएगा कि कार्डिनल ने हमसे बोला कि हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालेंगे और ऑर्डिनल ने हमसे बोला कि हम उसमें रैंकिंग्स देंगे, क्योंकि कोई कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यूज में पुट करना। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब क्या हुआ कि अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है मार्केट में आके। ठीक है, सपोज अ कंज्यूमर वांट्स टू बाय अ कमोडिटी। आप मार्केट में गए, आप कुछ खरीदना चाहते हो, अब मुझे कितना खरीदना है, मेरे पास में कितने पैसे हैं, मेरे को उसमें से कितना एक्सपेंड करना है, ये सब कुछ क्या है, ये कंज्यूमर के दिमाग में आती चीज़ें। आपके अपने 100 रुपये हैं, आपको कुछ भी लेने जाना है मार्केट में, आप सोचो कि मुझे कितनी चीज़ खरीदने की मैं मतलब अपने और भी काम उससे निकाल सकूं। तो इसी चीज़ को जो होता है कि इसी चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए कि हमको कितना स्पेंड करना है, कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, तो दो हमारी वो आई अप्रोचेज, यूटिलिटी अप्रोच जिसको हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, जो हमारी कार्डिनल जो अप्रोच थी इसको हम यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं, ऑर्डिनल को हम इनडिफरेंस कर्व अप्रोच कहते हैं। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व हमारा क्या कहते हैं वो भी आगे पढ़ेंगे, यूटिलिटी क्या कहती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूटिलिटी अप्रोच या कार्डिनल अप्रोच क्या देती है। तो ये हमसे बोलती है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी होंगी, भाई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी। कार्डिनल का जो मतलब होता है वो न्यूमेरिकली होता है। ठीक है, हम किसी भी वैल्यू को न्यूमेरिकल में मेज़र कर सकते हैं, और हम मेज़र कैसे कर सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को नंबर दे दें डिफरेंट। आप मार्केट में थैले टंग के गए हो, तो आपके पास में 4 थैले हैं, देखो रेड, येलो एंड ब्लू एंड वाइट। ठीक है, आप कितना खरीदो आपको कैसे पता लगेगा। तो इसके पीछे क्या होता है, हमारे कुछ वो होते हैं, थ्योरम्स होते हैं जो काम, अप्रोचेस होते हैं जो काम करती हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या होता है कि कार्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल का मतलब नंबर ही होता है, तो ये सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकते हैं। घबराना नहीं, मतलब कि सोचोगे कि क्या चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर फिशर ने क्या किया, फिशर ने यूटिल एक ऐसी अप्रोच बनाई कि यूटिल जो है ये हमारी यूटिलिटी को हम इससे मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमारा किसी भी चीज़ को मेज़र करने सेंटीमीटर मीटर होता है ना, ऐसे यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए यूटिल एक इसकी मेजरेबल वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव है, ये रिलेटिव है, नॉट एसेंशियल, यूजफुल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरलिटी। अब इसका क्या क्या मतलब हुआ, देखो सबसे पहली चीज़ आपको समझाएगी, कार्डिनल नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड और ऐड हो गया। ठीक है, फिशर यूज्ड यूटिल एज मेजर ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी यूटिलिटी के लिए सबसे छोटा मेजर बन गया कि मतलब इसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब क्या है, इट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। किस तरीके से कि मुझे छोले भटूरे ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपको नहीं पसंद, आपको आलू के पराठे ज़्यादा पसंद है, आपको वो खा के ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, तो आपके लिए छोले भटूरे की यूटिलिटी कम रहेगी, मेरे लिए उसके लिए ज़्यादा रहेगी, तो इसके लिए ये चेंज होगा। ठीक है, रिलेटिव होगा। रिलेटिव कैसे कि आज मुझे कोई भी चीज़ खा के मज़ा आया, या मुझे 1 घंटे वही चीज़ खा के मज़ा नहीं आया। जैसे आज छोले भटूरे मैंने अभी खाए, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, पर मेरा पेट भरा हुआ है, भाई मुझे दूसरी 1 घंटे बाद फिर से आप ला के दे दोगे, मुझे उतने ज़्यादा मज़े नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा सेम नहीं रहेगा हर टाइम पे। फिर क्या है, नॉट एसेंशियल यूजफुलनेस। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि ऐसा नहीं है ना कि आप वही गुड्स खरीदो जिसकी आपको यूज़ या नीड है। आप सोचोगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो पैसे उसी पे खर्च करेंगे जिसकी हमको नीड है। आप मुझे एक बात बताइए, जब हम लोग मार्केट में सिगरेट या फिर लिकर लेने जाते हैं, तो क्या हमको उसकी रियल में कोई नीड है? नहीं है, हम उसको सिर्फ पी रहे हैं। ठीक है, पीने वाले बुरा मत मानना, वैसे नहीं पीना चाहिए। ठीक है, गंदी चीज़ है, छोड़ दो जो भी कोई पीता है। तो क्या कहते हैं, नॉट एसेंशियल यूजफुल, मतलब उसकी कोई यूजफुलनेस नहीं है, बट हम लोग तब भी उसको बाय कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हुआ कि अभी जैसे कोरोना टाइम पे, कोरोना से रिलेट करते हैं अपनी इकोनॉमी को, तो क्या हुआ, इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर्स आए, मतलब हेल्थ सिस्टम हमारा कोलैप्स भी किया और इकोनॉमी भी हमारे डूबने लगी। तो लोगों के पास में क्या हुआ कि लोग पैनिक कर गए, उन्होंने क्या किया कि ऑक्सीमीटर्स घर में मंगवा लिए। ठीक है, सिलेंडर्स की होर्डिंग कर लिया अपने घर में कि भाई 1 सिलेंडर रखूँगा ही रखूँगा। तो क्या हमको उसकी कोई ज़रूरत थी रियल में? हमको ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत उसको थी जिसको ज़रूरत पड़ रही थी, बट तब भी हमने मंगवा के रखा। तो ऐसा नहीं है कि
कि हमको किसी भी चीज़ जो हम मंगवा रहे हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरलिटी है, मतलब मॉरलिटी से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। जैसे कि हमने सिगरेट पी ली, ठीक है, तो हमको एक सेटिस्फेक्शन तो मिला, बट उसकी कोई भी मॉरलिटी नहीं है सिगरेट पीने की या फिर लिकर पीने की। ड्रग्स ले लिया किसी ने, उसको सेटिस्फेक्शन मिला उससे, लेकिन हम कोई भी उसमें मॉरलिटी नहीं देखी कि भाई ड्रग्स से तुम कैसे यूटिलिटी कर सकते हो कि उसको मज़ा आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। अब ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि यूटिलिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या बोलता है। यूटिलिटी इज अ टर्म इन इकोनॉमिक्स दैट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। यूटिलिटी एक ऐसी टर्म है इकोनॉमिक्स में जो ये कहती है कि किसी भी कंज्यूमर को टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कब, जब वो किसी भी गुड्स या सर्विस को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ये चीज़ समझ में आई कि यूटिलिटी क्या करता है। यूटिलिटी ये कहता है कि टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कब, जब कोई भी कंज्यूमर जो है वो गुड्स एंड सर्विस को पूरी तरीके से हमारे कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। आगे क्या है, इकोनॉमिक थ्योरीज बेस्ड ऑन रैशनल चॉइस यूजुअली एज्यूम दैट कंज्यूमर्स विल स्ट्राइव टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। ये जो हमारी थ्योरी है ये कहती है कि हम कंज्यूमर जो है वो मार्केट में अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा। ऐसा नहीं है कि आप पैसे भी खर्च कर दो और आप ये भी सोचो कि मुझे मज़ा भी ना आए, ठीक है। आप कभी भी कुछ भी लेने जाओगे, आप जैसे इस वाले इंसान को ही देखते हो, अगर ये लेने के लिए जाएगा तो ये चाहेगा कि 100 रुपये में पूरी पूरी मेरी जो कैरेट है वो भर जाए, मतलब अपनी पूरी पूरी डलिया को ये 100 रुपये में भरना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये सोचेगा मेरे को 100 रुपये में पूरी पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब मेरी यूटिलिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, अपनी यूटिलिटी को हाई करना चाहता है, मतलब कि अपनी सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे लेके आना चाहता है। अब देखो तो अब यूटिलिटी में क्या होता है ना, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा TU और एक होता है हमारा MU। TU का मतलब टोटल यूटिलिटी और MU का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी। घबराना नहीं, ये मत सोचना कि क्या चीज़ है। अब पूरा इसको आगे एकदम इस वाली क्लास में एकदम क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो टोटल यूटिलिटी क्या कहता है, टोटल यूटिलिटी ये कहता है कि हमारे पास में जितनी भी यूटिलिटी है अगर हम उसका सम करते हुए जाते हैं एक और कंज्यूम यूनिट करने से, तो उसके बाद हमको टोटल यूटिलिटी मिलती है। समझ में नहीं आया? देखो, द TU इज एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर ड्राइव्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब आप कोई भी एक कमोडिटी को जब कंज्यूम करते जाते हो तो उसके बाद में आप कहाँ पे पहुँचते हो, एक लेवल पे जाके पहुंच जाते हो, ठीक है। तो उस समय पे क्या होता है, आपकी जो यूटिलिटी होती है क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। और यही हमारी टोटल यूटिलिटी है कि आपने जितनी भी यूटिलिटी को कंज्यूम किया वो टोटल है। क्या हुआ, इसमें कुछ हार्ड चीज़ है नहीं कि आपने जितनी भी यूटिलिटी को कंज्यूम कर रहे हो वो क्या है, हमारा टोटल यूटिलिटी है। और टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, MU1 + MU2 + MU3 + इन्फिनिट, जितनी भी हमारी MU कंज्यूम हमने करी। और MU का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का। ये कहता है द MU इज एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी एज कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 1 more यूनिट ऑफ द कमोडिटी। समझ में नहीं आया कि मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब कंज्यूमर एक और चीज़ कंज्यूम करता है, ठीक है, तो उससे जो उसको यूटिलिटी जो इंक्रीज हो रही है, मतलब उस गैप से एक और कंज्यूम करने, सिर्फ एक और डिफरेंस है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसका देखो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला आप लिख लीजिए, वैसे पेपर में कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट मैंने लिखा है इसमें कि कंसेप्ट आपको बताता चलूँ। अगर देखो TU और MU बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं होगा, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। देखो जब हमने भी फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो ये चीज़ नहीं समझ में आई कि ये क्या मतलब होगा, मतलब 1 more यूनिट। अभी एक ऐसी थ्योरी बताऊंगा, एक ऐसा आपको कहानी सुनाऊंगा ना कि आप कहोगे अरे वाह, इससे ईजी क्या है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ना है। ये क्या क्या है, बाइक चलाता हुआ लड़का, गुस्सैल मम्मी, चप्पल पड़ता हुआ बच्चा एंड छोले भटूरे। देखो छोले भटूरे पर्सनली मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है, तो वो हर थ्योरी में आई जाते हैं कहीं ना कहीं से। अब देखो होता क्या, एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था ए, ठीक है। ये एक लड़का है, क्या करता था, लफंगागिरी की इसने। इसके पास में थे 100 रुपये, गया बाइक उड़ाने, ठीक है, पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा था कि 100 रुपये में पेट्रोल टंकी फुल करवा ली इन्होंने कहा भैया टंकी भी क्या फुल करवाई, 100 रुपये में तो 1 लीटर पेट्रोल आता है। तो इन्होंने 1 लीटर पेट्रोल ही डलवा लिया अपना उसमें, ठीक है। जैसे ही इन्होंने अपना पेट्रोल डलवाया, इनके पास में रह गया कितना अमाउंट रह गया, 0, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं ना, दिन भर भाई घूमते फिरते 5-6 बजे, ठीक है, घर पे पहुंचते हैं। घर पे जैसे ही पहुंचते हैं, मम्मी इनका वेट कर रही होती चप्पल के साथ में। जैसे ही घर पे पहुंचते हैं, मम्मी एक चप्पल देती है इनको खींच के। मम्मी कहती कहाँ था दिन भर, बोलते कुछ नहीं मम्मी, दोस्त से मिलने के लिए गया था, ठीक है। मम्मी बोलती चल भाग, घर से निकल, आज तो ये खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चा बोलता है कि प्लीज़ मम्मी खाना दो, बहुत तेज भूख लगी, सुबह से कुछ खा भी नहीं पाया। 100 रुपये था उसका, मैंने पेट्रोल डलवा लिया, मेरे पास में अब कितना रुपया है,
ज़ीरो, मेरे पास में एक भी रुपया नहीं है। ठीक है, मम्मी बोली मुझे कुछ नहीं पता, जहाँ घूम रहा था वहीं जा, पेट्रोल पी ले जाके। ठीक है, बच्चा क्या करता है, बच्चा सोचता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, चलो मम्मी का गुस्सा भी शांत नहीं होगा, अभी कुछ बहुत ही भूख भी लगी, चलो मार्केट जाता हूँ। मार्केट जाता है छोले भटूरे वाली शॉप पे, चांदनी चौक में बहुत अच्छी अच्छी छोले भटूरे की दुकान है। ठीक है, आप वहाँ पे जाइए और ज़रूर खाना, अगर आप दिल्ली में हो तो। और एक तो मेरी फेवरेट भी शॉप है, चलो ठीक है बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो क्या होता है कि छोले भटूरे की दुकान पे जाता है, छोले भटूरे वाले से बोलता है कि भैया मुझे छोले भटूरे चाहिए। बोलता है ठीक है 70 रुपये की प्लेट है, जहाँ से मैं खाता हूँ 70 रुपये की प्लेट है। ठीक है, वो बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है। बोलता है तो क्या फ्री में खाएगा, तो बोलता है कि कुछ ऐसा तरीका बता दो कि मैं फ्री में खा सकूँ। छोले भटूरे वाले बोलते हैं एक तरीका है, तुमको फ्री में चाहिए, मुझे अपनी इकोनॉमिक्स की एक थ्योरम प्रूव करवानी है। ठीक है, तो बच्चा पहले सोचता है कि यार इकोनॉमिक्स की थ्योरम है, कोई प्रैक्टिकल तो होगा नहीं, तो खा लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चा कह देता है ठीक है, ए क्या बोलता है कि मैं खा लूँगा। तो अब ए खाने के लिए तैयार हो जाता है, क्या, छोले भटूरे, वो भी कैसे, फ्री में। फ्री में क्यों, दुकान वाला बोलता है मुझे अपनी इकोनॉमिक्स की थ्योरी प्रूव करनी। इकोनॉमिस्ट है भाई दुकान वाला, छोटे मोटे थोड़े समझ रहे हो किसी को भी। की उसने एम ए PhD, बट नई जॉब लगी तो खोल ली उसने अपनी छोले भटूरे की दुकान। ठीक है, तो क्या किया इसने कि इसने कहा कि मैं अपनी एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी है वो प्रूव करना चाहता हूँ। पढ़ी तो मैंने कई बार, बट रियलिटी में कभी नहीं आ पाई। तो बच्चा बोलता है ठीक है चलो मैं तैयार हूँ, आपको जो भी कोई थ्योरम प्रूव करनी है कर दो। ठीक है, तो बच्चा क्या, वो बोलता है कि मैं तुमको जो भी कुछ खाने के लिए दूंगा तुमको खाना पड़ेगा। बोलता है जो भी कुछ मतलब, बोलता है कि दूंगा तुमको छोले भटूरे, लेकिन जितने दूंगा उतने खाने पड़ेंगे। तो बच्चा बोलता है चलो ठीक है भाई, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो जितने ज़्यादा मिल जाए मुझे तो अब मजे। पहले छोले भटूरे वाला क्या करता है ना, इसको बहुत तेज भूख लगी होती है, तो वो पहले इसको एक छोले भटूरा देता है, मतलब एक भटूरा देता है और साथ में छोले देता है। बच्चा क्या करता है, एकदम गर्मा गर्म उठाता है और खा जाता है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कैसा हुआ, बहुत ज़्यादा हाई सेटिस्फेक्शन है, मतलब कि इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हाई नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तो इसको क्या सेटिस्फेक्शन मिला, पॉजिटिव। ठीक है, इसको मज़ा आया खा के, तो इसको कैसा फील हुआ, इसको लगा यार दुकान वाला तो बड़ा अच्छा, पॉजिटिविटी आई। ठीक है, इसने खा लिया तुरंत, और इसने कैसे खाया, बहुत ज़्यादा जल्दी में खा लिया। फिर उसने कहा कि कैसा लगा, इसने बोला बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, इसने यहाँ पे एक यूनिट लिख ली कि अभी हम कौन सा ली अप्रोच देख रहे हैं, कार्डिनल। तो कार्डिनल हमारी कौन सी थी, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यही कर रहा है। तो इसने क्या किया, इसने उसको पूरा खा के और इसने एक नंबर में लिख लिया दुकान वाले ने कि तेरे को इतना सेटिस्फेक्शन मिला है, मुझे पता लग गया। ठीक है, उसने कहा ठीक है। तो फिर इसने क्या किया, दुकान वाले ने इसको दिया दूसरा भटूरा। ठीक है, जैसे इसको दूसरा भटूरा मिला, दुकान वाले ने कहा खा जल्दी जल्दी खा। तो इसने वो भी जल्दी जल्दी खा ली क्योंकि बहुत ही भूखा था। तो इसको क्या हुआ, इसको मतलब और ज़्यादा मज़ा आया, बट इसको उतना मज़ा नहीं आया जितना पहले वाले में आया था, क्योंकि तब इसका पेट क्या था, एकदम खाली था। ठीक है, तो दुकान वाले ने क्या किया, फिर इसके एक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की यूटिलिटी लिख ली। फिर इसको एक तीसरा भटूरा दिया। तो जैसे ही इसको तीसरा भटूरा दिया, इसने बोला कि भैया मेरा तो पेट अब भरने लग गया। इसने बोला कि मैं तो उससे पैसे ले लूँगा अपने पूरी प्लेट के, और नहीं देगा तो तेरी मुझे बाइक बड़ी अच्छी लग रही है, ये भी रख लूँगा। इसने बोला चलो ठीक है खाता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने खाना शुरू कर दिया। इसने तीसरा भटूरा भी खाया। दुकान वाले ने इससे पूछा कैसा लगा, इसने बोला कि भैया मज़ा तो आया पर उतना मज़ा नहीं आया। तो इसने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तुमको क्या हुआ, तुम्हारी यूटिलिटी क्या हो रही है, अब फॉल हो रही है। ठीक है, पहले में क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा हाई थी। दूसरे में क्या थी, थोड़ी बहुत मतलब हाई थी पर इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी। तीसरे में क्या हुआ, इसको मज़ा तो आया बट उतना मज़ा नहीं आया। भटूरे वाले ने खाते ही इसको चौथी भटूरा फेंक के मारा, बोला ये ले खा। इसने बोला भाई साहब अब मैं नहीं खा सकता। इसने बोला तेरी बाइक ले लूँगा। इसने चलो खाता हूँ। ठीक है, इसने खा लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही इसने खाया इसको क्या लगा, इसने कहा अरे यार मेरा तो पेट भर गया, अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा कुछ भी खाने में। ठीक है, अब मेरे को कोई मज़ा नहीं है, कुछ भी गुस्सा नहीं आ रही। तो उसने बोला चल ठीक है, अब तेरा सेटिस्फेक्शन कैसा रहा, जैसा थर्ड वाले का था ऐसा ही रहा। ठीक है, अब इसका सेटिस्फेक्शन कैसा हुआ, कॉन्स्टेंट हो गया। फिर भटूरे वाले ने इसको एक और भटूरा दिया। इसने बोला अब मैं नहीं खा पाऊँगा, मैं खाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। उसने तेरी बाइक ले लूँगा, मुझसे चालबाजी मत करना। 4 भटूरे खा गए, अब ये भी खा, मेरी इकोनॉमिक्स की थ्योरी फेल नहीं करवाएगा। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है चलो खा लेता हूँ। उसने एक और भटूरा खा लिया, बट जैसे ही उसने भटूरा खाया उसके बाद में क्या हुआ, उसे उल्टी हो गई। अब उसका जो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन था वो क्या हो गया, वो फॉल हो गया, मतलब वो नेगेटिव में चला गया। तो हमको इस वाली थ्योरी से क्या पता लगा, इस वाली कहानी से, छोटी सी एक कहानी थी। ठीक है, आप सबको सुनानी थी। तो फर्स्ट वाले जब इसने फर्स्ट भटूरा खाया तो इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा हाई था। सेकंड खाते ही थोड़ा कम हुआ। ठीक है, थर्ड खाते ही क्या हुआ, ठीक है हुआ।
इनडिफरेंस था थोड़ा। फोर्थ का खाते ही इसका इनडिफरेंस हो गया, मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मुझे इस भटूरा खा के कोई मज़ा नहीं आ रहा, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, भाई मुझे जाने दो। बट तब भी उसकी इकोनॉमिक्स थ्योरी फेल ना हो, इसीलिए उसने क्या किया, उसने इसको 5वां भटूरा भी दिया खाने के लिए। और जैसे इसने 5वां भटूरा खाया तो उससे क्या हुआ, इसको उल्टी हो गई, तो इसका क्या हुआ, नेगेटिव इसकी यूटिलिटी हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब यूटिलिटी कर समझते हैं। तो क्या हुआ, जब क्वांटिटी 0 थी, कुछ नहीं यूटिलिटी मिल रही थी इसको। ठीक है, वही लड़का है, ये सोचना आप। ठीक है, आगे समझो। तो टी यू एम यू एक्स का मैंने फॉर्मूला बताया था कि टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। ठीक है, तो ये इसी से माइनस करके आता है, इसका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वही यहाँ पे आएगा। जैसे ही इसको फर्स्ट भटूरा मिला, इसका क्या हुआ, यूटिलिटी कितनी ज़्यादा हाई थी कि इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो कितना था, 8 था, मतलब सबसे ज़्यादा हाई। फर्स्ट वाला भटूरा खाते इसको सबसे ज़्यादा मजा आया था, उसमें क्या था, इसका यूटिलिटी पॉजिटिव थी, मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा भटूरा मिला, क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ गई दूसरे भटूरे के साथ में 14, बट फिर उसके बाद में क्या होता है, इसका MUX क्या हुआ, गिर गया, क्योंकि अभी सोचते हैं तो मज़ा नहीं आया, पहला खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन तब भी क्या था, पॉजिटिव था। तीसरा भटूरा मिला, टोटल यूटिलिटी 18 हुई, बट क्या हुआ, इसका MU फॉल हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंट ही MUX है। ठीक है, ये फॉल हो गया, 6 से 4 आ गया। अभी भी क्या है, इसको मज़ा तो आ रहा है, पर अब उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है जितना इसको फर्स्ट वाला जो भटूरा था वो खा के आया था। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीज़ें क्यों हो रही हैं, और क्योंकि आपको मैंने कहानी बताई थी उसके हिसाब से देखो, उससे पूरा रिलेट करो। चौथा भटूरा मिलते ही देखो यूटिलिटी कितनी ज़्यादा हाई हो गई, TUX/21 आ गया, बट इसका जो MU था, मार्जिनल यूटिलिटी था, वो क्या हो गया, गिर के 3 पे आ गया। अभी भी पॉजिटिव ही है लड़का। ठीक है, 5वां भटूरा जैसे उसने इसको फेंक के मारा, इसने बोला भाई मैं अब नहीं खा पाऊंगा, उसने बोला खा, नहीं तो मैं तेरी बाइक रख लूँगा, तो खाना तो तेरे को पड़ेगा ही। लेकिन इसने खा लिया, लेकिन इसको कोई मज़ा नहीं आया, तो इसमें इसकी यूटिलिटी क्या थी, 0, और इसमें क्या हुआ, इसका 0 यूटिलिटी। ठीक है, मतलब इसमें इनडिफरेंस है, ये कांस्टेंट पे रह गए हैं, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है लड़का। जैसे छठा भटूरा आया, इसने खा लिया, बट क्या हुआ, इसको उल्टी हो गई, उल्टी होते ही क्या हुआ, इसकी यूटिलिटी नेगेटिव। 7वां भटूरा एक और दे दिया उसने कहा मेरे को अपनी इकोनॉमिक्स की थ्योरी को प्रूव करना है, तो ये लो -2 में इसकी मार्जिनल यूटिलिटी चली गई और इसकी क्या हो गई, यूटिलिटी नेगेटिव। समझ में आ गई एक एक चीज, किस तरीके से लड़का भूखा था, तब उसकी यूटिलिटी क्या थी, 0, कुछ नहीं मिला खाने को, भाई भूख से भी तड़पड़ा रहा है। ठीक है, फिर एक भटूरा मिला, TU क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हाई था, TUX सॉरी सबसे ज़्यादा मतलब कम यूनिट मिली, बट MUX क्या था इसका, हाई रहा। ठीक है, उस तरीके से फिर क्या हुआ, आखिर तक जाते जाते ही नेगेटिव पे पहुंचा। अब देखो, अब हम इसका देखते हैं कर्व। देखो इकोनॉमिक्स में कर्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको एडजस्ट करते थोड़ा। ठीक, आ रहा है ना भी क्लास में पूरा। तो देखो अब क्या हुआ कि जब हमारा TUX क्या करता है, हमारे 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था 0 से स्टार्ट किया, तो क्या करता है, पहले बढ़ना शुरू करता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बढ़ना शुरू करता है, यहाँ तक तो ये बढ़ा। ठीक है, इस लड़के को मतलब पहले तो को कितना स्पीड में बढ़ा, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा आके कर्व कम हो गया, मतलब इस लड़के को थोड़ा कम कम मजा आने लगे। फिर इसने क्या किया, फिर ये एक ऐसे सैचुरेशन पॉइंट पे जाके पहुंचा, यहाँ पे आके जहाँ पे इसको मजा ही आना बंद हो गया। मतलब यहाँ पे क्या था, इसका 0 MUX था। ठीक है, इससे रिलेट करते हैं। देखो जब सबसे पहले जब 0 से स्टार्ट हुआ, तब इसका कहते हैं MUX यहाँ पे, मतलब बहुत तेज भूख लगी हुई थी, और जब यहाँ से इसने स्टार्ट किया तब ये यहाँ पे था। फिर जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है TUX हमारा, TUX जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, MUX क्या हो रहा है, हमारा फॉल होता जा रहा है। ठीक है, तो MUX हमारा फॉल होता जा रहा है। और जब ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा था, मतलब कि जब इसकी 0 यूटिलिटी हो गई थी, जब इसको मजा ही आना बंद हो गया था खाते खाते, तो हमारा क्या हुआ था कि MUX हमारा 0 आ गया था। ठीक है, 0 यूटिलिटी पे पहुंचा, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचा, तो इसको क्या हुआ कि मजा आना बंद हो गया। और जैसे ही इसको मजा आना बंद हुआ, फिर क्या होता है, हमारा जो TUX था वो फॉल होने स्टार्ट हो जाता है, वो अब कम यूनिटी कंज्यूम कर पाएगा, वो भटूरा नहीं खा पाएगा पूरा पूरा। तो TUX फॉल करना स्टार्ट कर दिया और MUX हमारा नेगेटिव चला गया। ठीक है, पॉजिटिव वाली साइड होती है और नेगेटिव ये होता है, ये तो हमको पता ही ना, इतना तो ग्राफ में क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी, एक बार में नहीं होती कोई बात नहीं, आप दोबारा देखिए, समझने में टाइम लगता है। ठीक है, इसी चीज़ को आप रिवाइंड करके देखिए। अब रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU क्या है। तो सबसे पहले देखो, इसमें मैंने नीचे ग्राफ भी आपको लगा रखा है। तो TU कर्व क्या करता है, TU कर्व स्टार्ट करता है फ्रॉम ओरिजिन, और सबसे पहले इंक्रीजिंग रेट के साथ में इंक्रीज करता है, फिर ये डिक्रीजिंग रेट के साथ में इंक्रीज करने लग जाता है। यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट के साथ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ता है, आगे वाले सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, फिर यहाँ पे आके डिक्रीजिंग रेट के साथ में, और फिर ये एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके पहुँचता है, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट पे आके, और फिर उसके साथ में क्या करता है, स्टार्ट कर देता है फॉलिंग करना।
ठीक है, ये वाला लेवल। फिर उसके साथ ही साथ एम यू कर्व क्या करता है, एम यू कर्व जो होता है वो स्लोप ऑफ द टी यू कर्व होता है, कि मतलब जब ये 0 से स्टार्ट करेगा तब यहाँ से हाइयर लेवल्स पे रहेगा, ठीक है, और फिर उसके अंदर जब ये फॉल करने स्टार्ट करेगा तो ये उससे ज़्यादा रेट में गिरने लग जाएगा, और फिर यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा जब इसका सेचुरेशन पॉइंट क्या होगा, सेचुरेशन पॉइंट को लड़का खाते खाते पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट समझ में आया। व्हेन टी यू इज मैक्सिमम, टी यू जब मैक्सिमम है कॉल्ड सेचुरेशन पॉइंट, इसको हम सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। एम यू क्या करेगा, 0 हो जाएगा। यूनिट्स ऑफ द गुड्स आर कंज्यूम टिल द सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है। आप भटूरा तभी तक खा सकते हो रियलिटी में जब हम अपने सेचुरेशन पॉइंट तक पहुंच पाएँ, ठीक है। सेचुरेशन पॉइंट से ज़्यादा पेट फटने तक कोई नहीं इंसान खाता कभी भी, ठीक है। अब आगे वाली लाइन देखो, तो क्या होता है कि व्हेन टी यू इज राइजिंग, जब टी यू इंक्रीज करने स्टार्ट करता है तब एम यू क्या करता है, फॉल करना स्टार्ट कर देता है। कैसे, यहाँ पे देखो ये राइज कर रहा है ना, ये बढ़ रहा है यहाँ पे, तो टी यू क्या कर रहा है हमारा, एम यू क्या कर रहा है हमारा, नीचे जा रहा है जब टी यू हमारा इंक्रीज करता है। और व्हेन टी यू इज फॉलिंग, जब टी यू फॉलिंग करने स्टार्ट करता है तो एम यू क्या करता है, नेगेटिव बन जाता है। देखो ये सेचुरेशन पॉइंट पे आके इसके बाद से ही टी यू जो है वो क्या करता है, फॉल करने स्टार्ट करता है, और इसी वाले पॉइंट से आके क्या करता है, एम यू भी हमारा नेगेटिव की तरफ चले जाता है। द फॉलिंग एम यू शोज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, DMU है। इसको इस सारी क्लास में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जब भी कोई कंज्यूमर एक गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, वो फॉल हो जाती है, जो मैंने आपको पूरा भी थ्योरम में समझाया ही था ये उस कहानी से, कि किस तरीके से जो ए था वो गया बाइक भर घुमा और इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी क्लास थी, और इसमें कुछ भी मतलब ऐसा टॉपिक नहीं था जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो या आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगे। अगर आपको हार्ड लगा है तो आप नीचे कमेंट में पूछिए, और उसके बाद में मतलब जो भी कुछ आपको टॉपिक नहीं समझ आया मैं उसको रिपीट करूँगा। एंड देन उसके बाद में क्या है कि चीज़ों को आप बार बार देखो, क्योंकि ये थोड़ा मतलब बड़ा छोटा सा ही कंसेप्ट है और थोड़ा सा हार्ड है। तो इसमें तो हमने क्या किया, हमने अपनी कार्डिनल वाली को कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट में इंडिफरेंस कर्व अपनी अप्रोच पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। अब इसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए जिसको हम देखते हैं, तो आप नीचे इसको कमेंट करके बताना, मैं इनको नेक्स्ट क्लास में वो क्लियर करूँगा कि क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच के लिए कौन सा ट्रू है इनमें से, ये है, ये यूटिलिटी अप्रोच है, न्यूमेरिकल अप्रोच है, इंडिफरेंस अप्रोच है, या दोनों हैं, ठीक है। अब आपको बताना है। द एम यू फॉल्स टू 0 वैन देर इज, दो एम यू कब फॉल करेगा 0 को, जब फुल सेचुरेशन पॉइंट होगा, या फिर टी यू जो है वो हमारा इंक्रीज करने लगेगा, या फिर जो हमारा टी यू है वो क्या करेगा, फॉलिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैंने ग्राफ से भी समझाया और आपको डाटा देके भी समझाया, उससे भी समझाया, क्या नाम है, कहानी से भी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि टी यू का इनमें से फॉर्मूला कौन सा है। तो टी को फॉर्मूला कौन सा है, ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, ठीक है। टी यू और एम यू दोनों का फॉर्मूला, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। अब प्लीज़ अगर आप इस वाले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो और शेयर कीजिए अपनी इन वाली वीडियोज़ को अगर आपको अच्छी लगती हैं तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए प्लीज़, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो प्रीवियस वाली वीडियोज़ जो है हमारी उनको देखिए कि हमने किस तरीके से अपने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया और इस तरीके से हम लोग आ गए, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप लोग देखिए, और इसके बाद में इसके सेकंड पार्ट आएगा जो हमारा इंडिफरेंस कर्व के ऊपर होगा। ओके, थैंक यू सो मच।